ख़दशात होते हैं लोगों के कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं कि ना करवाएं। उनमें एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि जी लोग समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील मलिक है। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मेरी प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग में हॉस्पिटल लाहौर की है और मैं एसोसिएट मेंबर हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी अमेरिका का। और उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मैंने जो चूज़ किया अपना फील्ड, उसमें मैं पिछले तकरीबन 9 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और करंटली मैं हेल्सियन मेडिकल सेंटर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो लोगों को जिनके बारे में इल्म होना चाहिए जनरली। उसमें पहले तो ये है कि इसकी कॉजेज़ की तरफ अगर हम आए तो इसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है जिसको मर्दाना मौरूसी गंजपन कहते हैं। दूसरी मेन कॉज इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये बेसिकली ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है। तीसरी चीज़ मेल न्यूट्रिशन है, जो लोग अपनी डाइट पे एक बैलेंस्ड डाइट नहीं रखते या उस पर ख़ास तवज्जो नहीं देते, उनमें भी ये चीज़ आती है, उनमें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और चौथी बड़ी वजह इसमें स्ट्रेस की है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है और ये एक लीडिंग कॉज भी बनती जा रही है। और अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें बेसिकली 2 टेक्निक्स होती हैं। एक FUE मेथड है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन है, और दूसरा FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक प्रोसीजर है कि जिसमें हम बैक ऑफ हेड से बाल हार्वेस्ट करते हैं और जो रेसिपिएंट एरियाज़ हैं उसके ऊपर हम उनको प्लांट कर देते हैं। ये एक इसकी डेफिनेशन है। अब जो 2 मैंने ज़िक्र किया जिन टेक्निक्स का, उनमें फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन टेक्निक जो है उसमें हम एक रूट निकालते हैं FUE मशीन के ज़रिए, और जो स्ट्रिप मेथड है या FUT टेक्निक है उसमें हम एक लंबी पट्टी निकालते हैं। दोनों प्रोसीजर्स, और या एज सच अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही किया जाता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो क्लाइंट होते हैं हमारे वो फुली कॉन्शियस होते हैं, हमारे साथ फुली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो अपना डे एंजॉय कर रहे होते हैं इन अदर टर्म्स। अगर मैं थोड़ा सा उस तरफ आऊँ कि इसमें जो मिथ्स भी कुछ पाई जाती हैं कि कुछ ख़दशात होते हैं लोगों के कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं कि ना करवाएं, उनमें एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि जी लोग समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसका दूर दूर तक इस हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दुनिया में आज तक आई थिंक लाखों करोड़ों केसेस हो चुके हैं और कोई भी एक सिंगल केस भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि उसका कोई रिलेशन शो हो या किसी को ऐसी कोई मतलब कोई कैंसर की कंडीशन उनमें डेवलप हो गई हो। सेकेंडली, लोग जो डायबिटिक्स हैं वो समटाइम्स हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं जो शुगर का मर्ज़ है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट जो डायबिटिक्स हैं उनमें डेफिनेटली किया जा सकता है। हाँ, उसमें ये है कि जो शुगर लेवल है उसको हमने कंट्रोल रखना होता है, वो एक सर्टेन लिमिट है, उससे नीचे शुगर लेवल होना चाहिए, तो फिर हम प्रोसीड उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रिप मेथड करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि जहाँ से हमने एक पट्टी निकाली है स्किन की, जो जिल्द की पट्टी निकाल ली है, वो एरिया हमारा स्ट्रेच हो जाएगा और हमारी गर्दन पीछे से स्ट्रेच रहेगी, गर्दन छोटी हो जाएगी, सर ऐसे हो जाएगा। यह भी एक मिथ पाई जाती है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। लोगों में मतलब क्लाइंट्स में 2-2, 3-3 प्रोसीजर भी होते हैं और सेम एक ही जगह से हम वो स्ट्रिप 2-3 दफ़ा भी निकाल सकते हैं। उसमें गैप सर्टनली डेफिनेटली होता है कि इसमें 1 साल के गैप के साथ हम नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं। और बाकी ये है कि इसमें हम अगर 20-21 ईयर्स के बाद जनरली जो हेयर फॉल अगर स्टार्ट होता है
तो उसमें मैं वालिदैन से भी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि वो अपने जो बच्चे हैं उन पे थोड़ी सी वो भी तवज्जो दें उस टाइम पे, क्योंकि इसमें डेफिनेटली एक फ़ैमिली हिस्ट्री होती है। अगर किसी बच्चे के फादर को है या बड़े भाइयों को है या चचा ताया मामू इस साइड पे है बॉल्डनेस का उनको है ये, तो वो अपने जो उनका बच्चा है जो 20s में एंटर हो रहा है उस टाइम पे हम उसके बालों को गिरने से बचा सकते हैं। उसके लिए मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिसमें मेनली मोनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड, ये 2 सॉल्ट हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इनके। ये हम टिल द एज ऑफ 30+ हम इनको दे सकते हैं। एट स्ट्रेच नहीं देते, इसमें हम 1.5 साल के लिए देते हैं, उसके बाद हम ब्रेक्स में इसको हम लेके जा सकते हैं 30+ तक। 30-35 ईयर्स की एज तक जनरली हेयर फॉल स्टेबल हो जाता है। हेयर फॉल किसी भी एज में एग्रीवेट भी कर सकता है, लेकिन जनरली 30-34-35 साल की एज तक हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो टिल दैट एज हम मेडिसिन्स के ज़रिए हेयर फॉल को रोक सकते हैं। जो ख़वातीन हैं उनमें बेसिकली जो हेयर फॉल की बड़ी वजह है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उनमें स्ट्रेट अवे हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते, पहले उनको प्रॉपरली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और इनिशियली हम उनको रेफ़र करते हैं टू सम गुड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट। वो पहले उनका प्रॉपर वर्कआउट करते हैं कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है उनमें। अगर ऐसी डेफिशिएंसी हो या ऐसा इम्बैलेंस हो तो पहले उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद फिर हम सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड या जो फास्ट फूड है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब हम एक्सेसिव क्वांटिटी में लेना शुरू करते हैं तो हमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, आयरन डेफिशिएंसी होती है। और इन चीज़ों हमें बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक और जो बड़ी वजह जो जिसका मैं जिक्र किया था, स्ट्रेस अगर ऑलरेडी हमें है और हम मज़ीद उस पर सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस एग्रेवेट कर जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो हमें उसकी रूट कॉज पे जाना चाहिए। स्ट्रेस कोशिश करें जितना कम से कम आप अपने ऊपर इस चीज़ को हावी करें, और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और हेयर फॉल भी समहाउ स्टेबल हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रिकॉशंस अगर हम कहें तो उसमें जनरली बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनिशियली कोई 3-4 दिन 5 दिन तक अगर कोई रेस्ट कर ले तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने बेड रिडन होना या बेड रेस्ट चाहिए आपको। आप फुली मोबाइल होते हैं और थोड़ी सी केयर होती है कि आपने जो रेसिपिएंट एरिया जहाँ पे हमने आपके बाल लगाए होते हैं उसको आपने कवर नहीं करना होता, उसको किसी तरह की कैप हैट से कवर नहीं करना, किसी किस्म के हमें उसमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि बाल हमने जो लगाए होते हैं आपके वो स्किन के ऊपर पड़े होते हैं और जो स्किन है उस रूट को ग्रिप करना है उसमें कोई 10 to 15 डेज़ लग जाते हैं। तो टिल दैट पीरियड हमें थोड़ी सी इसकी केयर करनी होती है। और जनरली हम जो क्लाइंट्स जो ऑपरेट करते हैं उनका हम हेड वॉश 3rd डे पे करते हैं और उसके बाद ऑनवर्ड्स उनको हम इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। हमारे साथ वो कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं। आजकल जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा विज़िट्स हम उनके नहीं रखते। व्हाट्सएप पे हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं फुली, और जो भी उनकी कोई क्वेश्चंस हों, कोई कुछ भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। करंटली मैं हेल्सियन मेडिकल सेंटर पे काम कर रहा हूँ एज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए हो, कंसल्टेशन आपने करनी हो तो आप marham.pk के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।